नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज तो तांत्रिक मैडम की स्टोरी की बारी थी, लेकिन वो कहानी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी तक मेरे पास में पहुंची नहीं है। जैसे ही आएगी मैं उसको अपलोड करने का कोशिश करूंगा। चलिए, आज हम एक मज़ेदार स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। और ये स्टोरी है विनोद जी का। एक बदला हुआ नाम है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ओरिजिनल नाम नहीं है विनोद जी, उनका नाम तो कुछ और है। वो अपने आप को इस कहानी में दिखना नहीं चाहते। तो चलिए, इस कहानी को शुरू से अब शुरुआत करते हैं। विनोद जी झारखंड के निवासी थे। ये जो घटना था ना, साल 2005 का। आप उनके सपने बड़े बड़े थे। वो एक तरह फिल्मी हीरो की तरह अपने आप को दिखते थे। अब पैसे वाले घर से भी थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनका जो इच्छा था कि वो कोई हीरो बन जाए, कोई फिल्म में काम करे, कम से कम एक नहीं तो मॉडल ही बन जाए। सपना उनका बहुत बड़ा बड़ा था और उनका परिवार उनका उस वक्त साथ भी दे रहा था। लेकिन जब मुंबई में आकर रहने लगे और धीरे धीरे जो पैसा घर से मंगाते थे, स्ट्रगल करते थे, लेकिन उनको कोई पूछता तक नहीं था। अब इसके बाद उनका जो दिमाग था ना, वो बदलने लगा और सोचने लगे कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। कब तक अपने अब परिवार के भरोसे रहूँगा, घर से पैसा मंगाऊँगा? तो क्यों ना मैं छोटा मोटा कोई काम कर दूँ और अपना जो स्ट्रगल है करता रहूँगा। अब इनका जो सोच है ना, अब बदल जाता है। अब फिर जो वो कुछ बिजनेस सोचते हैं और उसमें वो आगे बढ़ने लगते हैं। अपना एक छोटा मोटा सा ट्रेडिंग का बिजनेस कर लेते हैं और उस बिजनेस से उनको कमाई भी होने लगती है। लेकिन वो बाद में जब उनके पास में पैसा आना शुरू हो जाता है ना, अब उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि ये फिल्मी हीरो के बारे में सोचने जाए। अब वो कुछ मॉडल बनना चाहते थे, सब उनका सपना धरा का धरा रह गया। अब नए काम में जो उलझे ना, उस तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। छोड़ो, इसमें क्या है, हम एक सही लाइन पकड़ रखें और इसी लाइन में चलते रहेंगे। अब चकाचौंध की दुनिया मुंबई में जो माया नगरी कहलाती है, और चकाचौंध में अब विनोद जी के पास जब पैसा सही ढंग से आने लगा तो उनकी भी दृष्टि अब इधर उधर तलाशने लगी, अपने सपनों की मलका की तलाश करने लगे। और आखिरकार एक लड़की उनसे टकरा ही जाती है, देखने में गजब की खूबसूरत, और उसके नए नक्श तो कहने की बात ही नहीं है। और फिर अब उन दोनों के जोड़ी अब दिखाई देने लगती है। सुंदर जोड़ी थी, देखने में कोई भी कह सकता था कि हाँ, ऐसी ही जोड़ी होना चाहिए। विनोद जी उस लड़की पर बहुत एतबार करते, अपने बिजनेस का हर गुर बताते और एक तरह से पार्टनर ही बना चुके थे। और वो लड़की का एक और सुझाव था कि देखो, आप तो ये काम कर ही रहे हो, एक मेरा भी सुझाव मान लो। एक वो नई सुझाव देती है और उस पर वे विनोद जी कुछ पैसा लगाते हैं। तो पैसा उनका अब अच्छा खासा इंटरेस्ट लेके आ रहा था उस काम में भी। एक तरह से अब दोनों साइड से विनोद जी का जो काम था उसमें भी पैसा आ रहा था। और जो उनकी फ्रेंड थी वो भी एक बिजनेस का आइडिया दिया था और उसमें भी विनोद जी का पैसा आने लगा। धीरे धीरे विनोद जी उस लड़की पर बहुत एतबार करने लगे। इतना भरोसा कि अब एक तरह से शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी की तरह ही रहते थे रिलेशनशिप में। अपने फ्लैट में अब उस लड़की का अब लेकर रहते थे, पति पत्नी की तरह। अब विनोद अब ऐसा था कि उससे शादी भी करना चाहते थे। कितनी बार अब उसको जोर लगा चुके थे कि तुम अपने घर वालों से बात करो और हम शादी के बंधन में बंधेंगे। ऐसा हमें अच्छा भी नहीं लगता, हमारे परिवार भी अब बुरा सोचता है इसी चीज़ को। लेकिन लड़की मुस्कुराती थी, कहती थी कि वक्त आने दो, अब फिर सब कुछ हो जाएगा, और तब तक जैसा चल रहा है हमारी गाड़ी चलती रहेगी। विनोद जी कई बार उस लड़की से बोल चुके थे, शादी के इच्छुक थे, लेकिन लड़की जो थी ना, टालती रहती थी। धीरे धीरे अब एक तरह से विश्वास विनोद जी को जीतती गई। ऐसा विश्वास जीते कि विनोद जी घर में रहते थे, कभी कभी तबीयत खराब होने के बाद में, और सारा उनका काम उस लड़की ने संभाल लिया था। आंख मूंद कर विनोद जी उस पर यकीन करते थे। अब तो साइन भी कर देते थे कि हाँ, मैंने साइन कर दिया, ये चेक ले जाओ,
ये अपना काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब इतना भरोसा पक्का कर लिया था। और एक तरह से अब वो भी लड़की इतना एतबार दिखाती थी, आती थी खुशहाल, अब जैसे हंसते मुस्कुराते विनोद जी को बताती थी कि देखो इस काम में हमने कितना आगे बढ़ा दिया। विनोद जी बड़ा खुश थे। वो दिन कहते हैं कि मैं उस दिन को जब याद करता हूँ ना, तो मेरे आंखों से आंसू निकलने जाता है। क्या वो दिन थे और क्या हो गया उसके बाद में। लेकिन ये सब खुशी के दिन थे ना, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। अचानक विनोद जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन बीमारी कुछ समझ में नहीं आती है। और डॉक्टर कुछ दवा दारू कुछ टेस्ट करने के बाद में घर पर आराम करने की सलाह देता है कि आप घर पर ही दवा दारू खाओ और ठीक हो जाओगे कुछ महीने में। दवा दारू खाते रहते हैं, ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। शरीर जो है बिल्कुल कमज़ोर अब उनका हो चुका है। देखने में ऐसा नहीं लगता कि कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन अंदर में उनके पावर जो थी ना, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब सारा जो कारोबार था लड़की के ऊपर में आ जाता है और लड़की उस कारोबार को हैंडल करती है। ये इलाज करते करते अब उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जैसे वो शुरू में थे, ताकतवर थे, अब बिल्कुल अब वो परेशानी में घिर चुके थे। अब उस लड़की से कहते थे कि ये बताओ मुझे हुआ क्या है, ऐसी कौन सी बीमारी हुई है जो डॉक्टर खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि कुछ दिनों में तुम सही हो जाओगे, सही हो जाओगे। लड़की कहती है कि कई बार ऐसा हो जाता है, शरीर थक जाता है काम करते करते, तो इंसान को रेस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर ने यही सलाह दिया कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अब विनोद जी 3 महीना तक रेस्ट करते रहते हैं। आखिर कितना लंबा रेस्ट करेंगे। अब इसके बाद उस लड़की पर दबाव बनाते हैं कि ना, मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं और मैं हॉस्पिटल में चलूँगा। लड़की मना करती कि नहीं, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, आप चिंता मत करो, मैं आज उनसे जाके बात करूँगी। अब उसके बाद जो लड़की एक बार जो घर से निकलती है, दोबारा लौट के नहीं आती है। इधर विनोद जी उसका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन लड़की जो गई से गई। उसके बाद विनोद जी पागलों जैसे हो चुके थे उस लड़की को ढूंढने में। तबीयत खराब पर खराब। अब उनको ये नहीं था कि वो दौड़ भाग करके अब अपना ऑफिस देखें क्या हुआ नहीं हुआ, और बीमारी की हालत में थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था। लेकिन कोई भी देख के कह सकता था कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो बिल्कुल सही सलामत दिख रहे हैं, जैसे थे पहले वैसे आज भी हो। हाँ, चेहरा जो था उनका मुरझाया हुआ था, पीला पड़ा हुआ था, ये फ़र्क था। कोई भी देख कर एक नज़र में बता सकता था कि हाँ, पहले तुम्हारा चेहरा गुलाबी था, अब बिल्कुल पीला अब हो चुका है। आखिरकार विनोद जी उस लड़की को पता लगाते हैं कि कहाँ गई कहाँ गई। और तब पता लगता है कि सब कुछ उनका ले करके आखिरी पूंजी तक सब कुछ गायब करके और लड़की अब रफ्फू चक्कर हो चुकी है। उसके बाद जो विनोद जी टूटे ना, तो बहुत मुश्किल हो गया था उनको उठना। अब उसी कंडीशन में जो थे, दूसरे डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो भी देखता है और कहता है कि तुम्हें तो कोई बीमारी है ही नहीं, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। डॉक्टरों के नज़रिए में तुम्हें कोई बीमारी हुई नहीं है। अब ये परेशानी क्या है मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सारा टेस्ट किया, बिल्कुल तुम्हारा सारा टेस्ट बिल्कुल सही निकला है। विनोद जी बड़ा डर जाते हैं। अब उनका सब कुछ पूंजी खत्म हो चुका है, जो काम धाम था अब वो सब बंद हो चुका है। लड़की ने उनको अच्छा बेवकूफ़ बनाया था, मित्र की तरह आई और दुश्मन की तरह बिहेव करके सब कुछ समेट करके और ले करके रफू चक्कर हो चुकी थी। अतः पता ना कोई ठिकाना। उस कंडीशन में विनोद जी नहीं थे, उस लड़की के पीछे भागे, पता लगाए, आखिरकार अपने माँ बाप को खबर करते हैं। तब उनके माँ बाप मुंबई आते हैं और जिस तरह से कंडीशन देखते हैं वो लोग खुद रोने लगते हैं। अपने बेटे को अब लेके जाते हैं। अब उनका परिवार जो था खाते पीते घर का था, और जा कर के वहाँ इलाज वगैरह दोबारा से शुरू हो जाता है। लेकिन विनोद जी को इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब काफ़ी इलाज हो जाता है अच्छे से डॉक्टरों के पास में, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके माँ बाप अब दूसरा नज़रिया सोचने लगते हैं। आपस में बात करते हैं कि कहीं मेरे बेटे को कुछ काला जादू, कुछ ऐसा कुछ जादू, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया है।
किसी ने उस पर किया कराया तो नहीं है। आज अब जाते हैं वो तांत्रिकों के पास में। तांत्रिक अब उनको देखते हैं, विनोद जी को, और देख करके एक तांत्रिक बता ही देता है कि इन पर कोई बीमारी का असर नहीं, ये जादू का असर है, काला जादू का असर है, और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, एक दिन इनकी मौत पक्की है। जिस तरह का इनको जादू किया गया है, इसका कोई काट नहीं है। काट तो वही सकता है जिसने इस जादू को किया है। अब एक तरह से पूरा घर में रोना पीटना सब कुछ शुरू हो चुका था। विनोद जी भी, अब उनकी भी हालत ख़राब थी। ये सब समझने के बाद में बड़ा दुखी रहने लगे। अब उनको लगा कि हो ना हो, ये काला जादू करने वाला कोई दूसरा नहीं, उनकी वो प्रेमिका ही है, जो सब कुछ पैसा हड़पने के बाद में उनको एक ऐसा दर्द दे करके गई है कि इसमें उनका मौत पक्का है। लेकिन हार नहीं मानते परिवार के लोग। अच्छे अच्छे तांत्रिकों के पास में जाते हैं, बाबाओं के पास में जाते हैं। अब बाबा कोई ना कोई उपाय बताते रहते हैं कि चिंता मत करो, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका भी इलाज है, इसका भी काट है। लेकिन इस तरह करते करते 6 महीना बीत चुका है, और जो स्वास्थ्य था ना विनोद जी का, दिन पर दिन गिरता जा रहा था। वाकई में अब एक तरह से कोई भी देखता ना तो कह सकता था कि हाँ, पहले के विनोद में और अभी का विनोद में ज़मीन आसमान का फर्क है। मन ही मन विनोद जी सोचते रहते उस लड़की के बारे में कि मैंने उसके साथ में कोई धोखा नहीं किया। मैं तो उसको अपना पार्टनर बनाया, अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन वो लड़की इसलिए शादी नहीं कर रही थी कि धोखा देना था। तभी तो अब उसी चिंता में दिन रात डूबे रहते थे। माता पिता उनका इलाज कराते थे, तांत्रिकों के पास कई तांत्रिकों को बुलाया जाता था, इलाज होता था। अब कुछ लगता था कि हाँ फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये एक तरह से फौरी कहा जाता है ना, कुछ टाइम के लिए उन पर असर होता था, फिर वो पहले वाले कंडीशन में आ जाते थे। माँ बाप को भी लगने लगा कि इसका कोई काट है कि नहीं है। अच्छे अच्छे तांत्रिक से, बाबा से, मंदिर के पुजारी से जाकर मिलने लगे। और तब एक पुजारी बताता है उनको कि देखो, जो आप बता रहे हो ना, इसका इलाज अब ये तांत्रिक बाबा तो कर ही नहीं पाएंगे, और ना मेरे पास में है। हाँ, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और तब जा कर के ये बीमारी इनकी हट सकती है। मतलब वो जो टोना जादू है वो हट सकता है। अब उसके लिए हमें, अब वो बता रहे थे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना हमें कोई करने की ज़रूरत है, ये तो चमत्कार ही इनको कुछ कर सकता है। और चमत्कार के अलावा आप किसी पर आप भरोसा करना ठीक भी नहीं है। आप कितना भी इधर उधर भागो, कितना भी पैसा खर्च करो, सब व्यर्थ जाएगा। ये ऐसा बीमारी है, ये मंत्र का बीमारी है ना, अब इसका काट आसानी से अब हो नहीं पाएगा। वो बाबा जी बिल्कुल खोल करके उनके परिवार को, उनके पिता को, माता को सब कुछ बता देते हैं। अब इसके सुनने के बाद में सब लोग सदमे में आ जाते हैं। सदमे तो पहले में थे, और ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाऊँगा। अब एक तरह से अब मन तो खट्टा हो चुका था, लेकिन ये बात को अपने बेटे तक, विनोद को बताते तक नहीं है। ये पहले वो एक तरह से चिंता में डूबा हुआ है, और फिर ये सब घटना सुनने के बाद में वो फिर बड़ा विकट समस्या में फंस जाएगा। उसे कोई बताता नहीं है, लेकिन चलता रहता है, दवा दारू भी, तंत्र मंत्र भी, सब चलता रहता है। और परिवार के लोग उनको एक तरह से बता रहे हैं कि ज़्यादा दिन नहीं, अब तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, जो भी तुम पर किया कराया है सब कुछ हट जाएगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन विनोद जी इस चीज़ को समझते थे, वो जानते थे कि तंत्र मंत्र जो होता है ना, इसका काट बड़ा मुश्किल से होता है। और ये विद्या जो इन पर किया गया है, ये तो सबसे काला जादू है, ये आसानी से हटने वाला नहीं है। अब मन ही मन कुछ फैसला करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, हमारे माता पिता ने बहुत पैसा खर्च किया है। और ये जो बात माता पिता जो छुपाए हुए थे, वो उनसे छुपा नहीं रहा। वो एकांत में बात कर रहे थे, विनोद जी उस बात को सुन लिए थे, और तब से उनका मन बड़ा खट्टा हो गया था, ज़िंदगी में निराशा से भर चुका था। अब सोचने लगे कि भाई सड़ सड़ कर कि यहाँ बिस्तर पर क्यों मैं रहूँ, अब मैं बाहर निकलता हूँ, जितना हो सकता है मैं खुद ही अब इसका इलाज का, अब एक तरह से काट का मैं ढूंढूंगा। अगर मुझे भगवान ने अगर चाहा है तो ज़रूर उसका इलाज मिलेगा, और मेरी जीवन में भी फिर खुशियाँ भर जाएगी,
अगर वो परमात्मा नहीं चाहता है तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। जीवन को एक तरह से फिर वो जीना चाहते थे। वो जो खुशी थी दोबारा उसी खुशी में पहुंचना चाहते थे जैसे पहले थे, और उसी तरह से फिर बनना चाहते थे। हार नहीं माने थे, एक बार तो हार मान चुके थे, लेकिन उनका जीवन फिर से अब उस ओर बढ़ना चाहता है। वो निराशा से निकल चुके हैं, सब कुछ समझ चुके थे। अब फिर बाहर निकलना शुरू कर दिए, घूमना फिरना शुरू कर दिए। जो होगा देखा जाएगा। अपने यार दोस्तों से अपने गांव में मिलते हैं, हंसी मजाक जितना हो सकता है। उनके माँ बाप ने जो भी इलाज किया था, अब जो भी था सही चल रहा था। अब इसके बाद अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं, हंसी मजाक का दौर चलता है। अब बाता बाती में सबको, अपने दोस्तों को पता चल जाता है कि इनके साथ में ऐसा हो रहा है। उनका जो दोस्त था ना, वहाँ पर ड्रिंक का प्रोग्राम चल रहा था और बाकी जो लड़के थे ड्रिंक कर रहे थे। नशे नशे में सब आपस में बात कर रहे थे। और वहाँ पर विनोद जी भी थे। विनोद जी ड्रिंक नहीं करते थे, उनके दोस्त थे तो जा कर के बैठ जाते थे। अब करे तो क्या करे, घर में कितना देर तक बैठेंगे। और फिर उनके दोस्त हंसी मजाक में कहता है कि देख, ये जो है ना, अब इसका इलाज जो मैं बता रहा हूँ, देख, सांप का जहर से, जो सांप का काटे के इलाज होता है ना, अब उसका जहर से ही होता है। लोहा लोहे के काटता है। शराब का नशा शराब से उतरता है। तो ये जो तंत्र मंत्र का जो ये जहर है ना, ये जहर कोई प्रेतात्मा ही उतार सकती है। अगर वो कोई प्रेतात्मा तुझे मिल जाए ना, तो समझ ले तेरा काम पूरा हो जाएगा। उनके दोस्त ने नशे नशे में ये सब बातें बोल रहा था, लेकिन ये तो नशे में नहीं थे ना, विनोद जी नशे में नहीं थे। इस बात को गांठ बांध लिया कि बात तो सही कह रहा है, बिल्कुल बात परफेक्ट कर रहा है कि नशा नशा को ही काटता है, लोहा लोहे के काटता है, जहर जहर को ही काटता है, तो तंत्र को तंत्र ही काटता है। लेकिन वो प्रेतात्मा मिलेगी कहाँ पर मिलेगी? अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई तुमने ये तो बोल दी दिया, लेकिन ये प्रेतात्मा कहाँ मिलेगी? उनका दोस्त नशे में थे, बड़ा हंसी मजाक चल रहा था, महफिल जमी हुई थी। तब कहने लगे, अरे तुम किसी जंगल में जाके ढूंढ, कैसे सुनसान जगह पर ढूंढ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, लेकिन खाली हाथ नहीं, ये बोतल ले जा, बोतल ले जा, देख तेरे को प्रेतात्मा जरूर आएगी। तेरे वजह से नहीं आएगी, लेकिन इस बोतल की वजह से जरूर आएगी। ये बात विनोद जी को मन में जच जाती है, लेकिन उस रात तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। घर लौटते हैं और सोचते रहते हैं। परिवार और उनसे बोलते हैं कि बेटा अब पहले से कुछ फर्क नज़र आ रहा है। तब विनोद जी कहते हैं कि हाँ, पहले से कुछ सेहत में सुधार तो हुआ है, शरीर में ताकत तो थोड़ा बहुत है, आ रही है, लेकिन इतना नहीं। तब उनके माँ बाप खुश होते हैं, कहते हैं कि ठीक बेटा, इस तरह ही चलता रहेगा इलाज, और देखना तुम एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ में। तब विनोद जी भी कहते हैं कि आप लोग भी मेरी चिंता मत ज़्यादा कीजिए। मैं देखता हूँ कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, आप लोग मेरी चिंता किए जाते हो, बात की जाते हो, तो मैं तो जिंदा हूँ ना, मरा तो नहीं हूँ ना, सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान का भरोसे छोड़िए। ये बात जो उनको साथियों ने कहा था ना, उस पर वो उनका दिमाग घूमता रहा, लेकिन ये एक हफ्ता तक उसको एक तरह से कर नहीं पाए थे। कहाँ जाए भाई, कौन से जंगल में जाए, कहाँ जाए, प्रेतात्माएं कहाँ मिलेगी? कैसे हो सकता है कहीं उल्टा पासा ना पड़ जाए, कहीं प्रेतात्मा उनसे नाराज ना हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। डरते भी थे प्रेतात्मा नाम सुन करके, भूत प्रेत नाम सुन करके। अब हर इंसान डर ही जाता है, कोई ज़्यादा डरता है, कोई थोड़ा बहुत डर जाता है। वैसे ही विनोद जी डर रहे थे कि कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ ढूंढूं। हिम्मत जुटाते जुटाते आखिरकार जुटा लिए थे। और दारू का बोतल और चखना पखना जो होता है, अब नॉनवेज वगैरह सब कुछ, जैसे उनको दोस्तों ने मजाक मजाक में कहा था, और उसको वो रियल मान लिए थे कि हाँ ये सही बोले हैं। अगर मैं इस सब चीज़ों को लेकर के कहीं सुनसान जगह पर जाके बैठ जाऊंगा और उनको बुलाऊंगा तो ज़रूर आएंगे, मेरे लिए नहीं, कम से कम दारू पीने के लिए, ये सब नॉनवेज खाने के लिए ज़रूर आएंगे। और उस टाइम मैं अपनी कंडीशन उनके सामने रख दूंगा कि पहले ये काम कीजिए और फिर आप इसका स्वाद लीजिए। अब मन में सब यही सब बातें रख करके, और आखिरकार एक अंधेरी रात को, जब परिवार के सारे लोग सो जाते हैं,
अब गांव का माहौल था, जल्दी लोग सो जाते थे। अब फिर जब देख लेते हैं कि परिवार के लोग सो गए हैं, इंतज़ाम तो पहले से कर रखे थे। और इसके बाद सारा सामान लेकर के थैले में भर करके टॉर्च वगैरह जो भी इंतज़ाम था रात में जाने के लिए चल पड़ते हैं, अपने घर घर से बाहर निकल जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ मैं बैठूं, कहाँ ये सब करूं, कहाँ रखूं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक दो जगह सुनसान जगह देखते हैं, वहाँ पर कुछ देर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं। वहाँ पर कोई प्रेतात्मा उनको नज़र नहीं आती है। और तब किसी दोस्त ने बताया था कि एक पास में, जंगल के पास में एक खंडहर है, बहुत पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का खंडहर है। पहले वो शायद कोई हॉस्पिटल वगैरह था, अब वो अंग्रेज़ों के टाइम से वो टूट चुका है। अब फिर उसका थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ, वो भी जंगल झाड़ में छिपा हुआ है। विनोद जी को ये जचता है कि क्यों ना चलो मैं वहीं पर। अब फिर टॉर्च की सहायता से उस जगह में पहुंच जाते हैं। तब तक रात का 11 बज चुका था। अब फिर एक जगह साफ सुथरा करके और उस जगह पर बोतल वगैरह रख देते हैं। जो नॉनवेज वगैरह लाए थे वो बगल में रख करके बैठ जाते हैं। हिम्मत नहीं होती है कि किसी प्रेतात्मा को बुलाएं, और वो जगह भी बड़ा सुनसान थी, भयावह थी। आस पास में जंगली जानवर थे, गिद्दड़, सियार, इस टाइप के, लोमड़ी टाइप के। अब उनकी आवाज़ें अब आ रही थी। आवाज़ सुन कर के वो डर रहे थे। वो कहने लगे कि मैं कोई गलत अब जगह पर तो नहीं आ गया हूँ, कहीं मेरे साथ में कुछ हो तो नहीं जाएगा। हर इंसान अपनी जान के पीछे डरता है, लेकिन दूसरा मन जो कहता है कि अरे जिस काम के लिए आया है वो तो कर, जिसके लिए तू यहाँ पर आया है, सोचता क्यों हो? अब यहाँ से लौटना नहीं है, अब आराम से वो सब काम कर, ये आवाज़ों को छोड़ दे, इसको भूल जा। उनका मन समझाता है ये तो आवाज़ है, ये तो आती रहेगी, इससे डरने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो अभी कोई नहीं आ रहा ना। आखिरकार बोतल के पास बैठे हुए चखना मखना सब कुछ रख करके नॉन वेज वगैरह, आप फिर हिम्मत जुटाते हैं और धीरे से बोलते हैं, अगर यहाँ पर कोई है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मेरे पास में आए, मैं उनका स्वागत अच्छी ढंग से करूँगा, मेरे पास में आए। इस तरह कई बार आवाज़ देते रहते हैं, लेकिन तब तक 12 बज जाता है। उनके पास में कोई आता नहीं है। हर तरफ जरा भी आहट होती है ना तो चौंक जाते हैं कि कोई आ गया, कोई आ गया। डर इंसान ऐसा ही होता है, डर जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि अरे नहीं, ये तो झाड़ी हिली थी, कुछ और आवाज़ आई थी। डर जाते थे, कुछ देर के लिए शांति हो जाती थी, चुप हो जाते थे। अब मन सोचता था कि मैं इस जगह पर आके गलती तो नहीं किया हूँ, कहीं मेरे साथ में उल्टा पासा तो नहीं पड़ जाएगा, लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे। घबराते भी थे। अब सोचने लगे कि घुट घुट के मरने से फ़ायदा क्या है। मन कहता है कि एक बार आर या पार, जो होगा देखा जाएगा। अब फिर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगते हैं। अगर यहाँ पर मेरी आवाज़ को कोई सुन रहा हो, जिसको दारू में इंटरेस्ट हो, नॉन वेज खाने में इंटरेस्ट हो, तो मेरे पास में सारा सामान है, आप आ सकते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस तरह आवाज़ वो करने लगे और 12 तो बज चुका था। इसके बाद आधी रात शुरू हो चुकी थी। झाड़ियाँ हिलने शुरू हो जाती है। पास की जो झाड़ियाँ हैं ना, ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। अब एक तरह से फिर वो खौफ में भर जाते हैं, अरे ये तो सचमुच आ गई, सचमुच आ गया, कौन आ गया मालूम नहीं। डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। अब फिर शांत हो जाते हैं। झाड़ियाँ कई बार हिलती हैं। ये जो बोल रहे थे ना, फिर अपना बोलना बंद कर देते हैं, उधर देखने शुरू कर देते हैं। झाड़ियाँ कई बार हिलने के बाद में जब कोई आता हुआ नहीं दिखाई देता है ना, तो लगता है कि कोई जानवर होगा, ऐसा ही होगा। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर आवाज़ लगाने लगते हैं कि अगर मेरी कोई बात को सुन रहा है तो मेरे पास में आए, मैं उसका स्वागत, दारू, मटन, चिकन जो भी है, मिठाई, सब कुछ है मेरे पास में, आइए इस चीज़ का आनंद लीजिए। और जैसे ही बोलते हैं ना, उसी झाड़ी में से एक लड़की जो देखने में 25 साल की आसपास की थी, और चेहरा कोई इतना खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, बड़े बड़े बाल हवा में लहराते हुए, और वो उनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके जो कदम है ना, हवा में चल रहे थे, जैसे वो धरती पर ना चल करके हवा में उड़ती हुई आ रही थी। कुछ ही दूरी पर आकर रुक जाती है। अब तो विनोद जी की हालत खराब हो चुका था।
कभी प्रेतात्मा को मिले नहीं थे, ना देखे थे, किस्से कहानियाँ तो बहुत सुन चुके थे, डर गए थे। अब बड़ी बड़ी उनकी आंखें फैल जाती है, डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। और वो जो लड़की है प्रेतात्मा बिल्कुल पास में आके रुक जाती है, जैसे इंतजार कर रही हो कि फिर ये नौजवान हमें बुलाए और तब मैं इसके पास में जाऊं। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और तब लड़की ही बोलती है, क्या मैं आपके पास में आ सकती हूँ? आप मुझे कई बार आवाज़ दे रहे थे। और तब विनोद जी आप बोलते हैं, हाँ आजिए आजिए, लेकिन अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी वो डर से कांप रहे हैं। लड़की पास आकर के अभी भी हवा में जैसे तैरती हुई नजर आ रही है। जब वो देख लेते हैं और तब उनको समझ में आता है ये जीती जागती लड़की नहीं है, ये कोई प्रेत आत्मा है। बिल्कुल समझ जाते हैं। अब बोलने का होता है लेकिन उनका होठ नहीं हिल पाता, डर जाते हैं। और तब लड़की कहती है कि घबराइए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर आप मुझे भोजन देंगे तो मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी और मैं चली जाऊंगी। अब मैं आपका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? गर्दन हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, हाँ हाँ बैठ जाइए। लड़की बैठ जाती है और तब कहती है कि लाइए अब मुझे मेरा भोग दीजिए, जो आप कह रहे थे आपके सामने रखा हुआ है, मुझे दीजिए, मैं उसका ग्रहण करूंगी और फिर मैं अपने अपने रास्ते में लौट जाऊंगी। यही मौका था विनोद जी को। विनोद जी अब बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जुबान जो थी ना हिल नहीं पा रही थी, डरे हुए थे। और तब लड़की कहती कि शायद आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप मुझसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं मेरा ये रूप देख करके। तुरंत ही अपना रूप बदल देती है। अब ये खूबसूरत लड़की लगती है और जिसके ज़मीन पर पैर रखे हुए हैं ऐसा दिखाई देती है। जब ये देखते हैं ना विनोद जी का और डर अब एक तरह से और लगने लगता है कि ये तो अपना रूप रंग भी बदल सकती है। लड़की हंसते लगती है और कहती मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी। अगर आपको नहीं देना है तो मैं जा रही हूँ। आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं और डर रहे हैं, आपसे हो नहीं पाएगा। और लड़की उठ के जाने लगती है। तब उस लड़की को रोकते हैं कि नहीं नहीं बैठिए, आप बैठिए, मैं डर गया था आपका ये रंग रूप देख करके बदलते हुए। और तब कहते हैं कि देखिए मैं आपके लिए भोग तो लेके आया हूँ लेकिन मैं एक संकट में घिरा हुआ हूँ, आप मेरे संकट को आप दूर कर सकती हैं। लड़की पूछती है कि बताओ संकट क्या है, कैसा है संकट? हो सकता है कि मैं इसको हल भी कर सकूं और ये भी हो सकता है कि मैं अब हल ना कर पाऊं, दोनों चीज़ है। मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती लेकिन आप बताइए, अगर मैं समझ में आएगा तो मैं हाँ बोलूँगी और नहीं तो मैं वापस चली जाऊँगी। इसके बाद पूरी कहानी बताते हैं विनोद जी, उस लड़की को समझाते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मुझे आप जो तांत्रिक लोग कहते हैं कि आपके ऊपर में काला जादू किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है। मैं कितना इलाज करके थक चुका हूँ लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी अब एक तरह से सहायता कर सकती हैं? चुप हो जाते हैं बोल करके। लड़की उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनती है और फिर जब वो बोल के चुप हो जाते हैं ना तो लड़की हंसने लगती है और कहने लगती है आपको गलत बताया गया है, आपके अंदर में कोई काला जादू नाम का ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके अंदर में हुआ पड़ा है। आपके अंदर में एक दुष्ट आत्मा का वास है, किसी ने आपके अंदर में दुष्ट आत्मा को प्रवेश करा चुका है। अब मैं अब उसको देख पा रही हूँ लेकिन उसकी जो शक्ति है ना अब वो क्षीण हो चुकी है, अब वो इतने पावरफुल में नहीं है, लेकिन जितना है उसी में आपको बर्बाद करने पर लगी हुई है। जब ये बोलती है लड़की ना तब विनोद जी अब उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो तांत्रिकों ने बताया है कि ये काला जादू का असर है, इसका कोई काट नहीं है। लड़की हंसते हुए कहने लगती है कि नहीं नहीं, ये सब गलत है, आपके ऊपर में ऐसा कुछ जादू वादू का कुछ नहीं किया गया। हाँ, उसी की सहायता से एक प्रेतात्मा को, दुष्ट प्रेतात्मा को आपके शरीर में प्रवेश करा दिया गया है और ये प्रवेश खुद आपने किया होगा, ये जादू से नहीं, किसी खाने की चीज़ में ऐसी चीज़ मिला करके आपको दिया गया होगा और उसी के जरिए प्रेतात्मा आपके शरीर के अंदर में आ गई है। लेकिन उसकी जो पावर है ना वो क्षीण हो चुकी है, लेकिन जितना में है उतने में आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको स्वस्थ होने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, दवा का असर नहीं होता है, ऐसा है ना। तब विनोद जी उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं
कहते हैं हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो क्या आप इसको निकाल पाओगी? प्रेतात्मा लड़की कहती है हाँ निकाल तो सकती हूँ, लेकिन आज नहीं, आप आपको फिर किसी दिन आना होगा, तब तक मैं अपने आप को तैयार कर सकती हूँ। अब जब सुनते हैं विनोद जी बड़ा मन ही मन खुश हो जाते हैं। लड़की कहते हैं कि आप ये लीजिए, मिठाई लीजिए, जो वो आपकी इच्छा, इसमें सब आपके लिए है, जो चाहिए आप खाइए पीजिए, हमारी तरफ से आपका एक उपहार है। लड़की मिठाई को खाती है, नॉन वेज खाती है, जो भी है, दारू भी पीती है। अब फिर कहती है कि अब जाना होगा, आप फिर कभी आना। विनोद जी उसको रोकते हैं कि एक मिनट तो रुक तो जाइए, पूरी बात तो मुझे समझा दीजिए। तब वो पूछने लगते हैं कब मैं आऊँ। तब लड़की हिसाब लगा के एक टाइम बता देती है, एक दिन को, समय को चुनाव करती है कि आप आज से 15 दिन के बाद में आइएगा, और पूरी तैयारी जैसे आज आप आए हैं वैसी तैयारी में आइएगा। तब तक मैं अपने आप को तैयार कर सकती हूँ, उस आप प्रेतात्मा से लड़ने की शक्ति मैं अपने अंदर अब भर सकती हूँ। तब मैं उस प्रेतात्मा को आपके शरीर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी, बिल्कुल आप पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे। विनोद जी उसको रोकना चाहते थे कि थोड़ी देर बैठिए ना, बात करते हैं, आपसे मिलने के बाद अच्छा लगा, मैं तो पहले डर चुका था, लेकिन आपका स्वभाव देखा कि आप ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं हैं। तब लड़की हंसते हुए कहने लगी, आत्मा हूँ ना, दुष्ट आत्मा तो अब मैं चुटकियों में बन सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा स्वभाव की नहीं हूँ, मैं तो चाहे जैसा भी रूप धारण कर सकती हूँ। अब इसके बाद में वो लड़की अब रुकते हुए भी नहीं रुकती है, चली जाती है। अब फिर विनोद जी वहाँ से लौटते हैं, लेकिन अब खुश होते हैं, बीमारी उनको समझ में आ जाती है। प्रेतात्मा अब वो सब कुछ बता देती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो जो दुष्ट आत्मा आपके शरीर के अंदर में है तो शक्तिशाली, लेकिन उसकी पावर बहुत कम हो चुकी है, लेकिन जैसे भी है शरीर के लिए अब वो ठीक तो नहीं है ना। अपने परिवार को कुछ नहीं बताते हैं, ना अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे काम करके आया हूँ। 15 दिन का टाइम था, हंसी खुशी अपना बिताने लगते हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कान देख के परिवार के लोग भी अब समझने लगते हैं कि जो हम दवा दारू करा रहे हैं, तंत्र मंत्र करा रहे हैं, और उससे फ़ायदा भी हो रहा है। अब फ़ायदा हुआ था, फ़ायदा जो जो प्रेतात्मा उनके शरीर में थी, अब उसकी जो दुर्दशा हो चुकी थी, तंत्र मंत्र से हो चुकी थी, जितना उसका पावरफुल अब वो उसका आत्मा था, अब उसका जो आत्मा था और उतना पावरफुल रहा नहीं जैसे वो प्रेतात्मा लड़की ने कहा था। असर तो जरूर हुआ था पूजा पाठ का, और जहाँ जहाँ से वो गए थे, तंत्र मंत्र कराए थे, आत्मा को कोई निकाल नहीं पाया। लेकिन उसने अब गलत एक तरह से रास्ता बता दिया कि इसका कोई काट नहीं है। अब निकाल नहीं सके तो ऐसे ही बता दिए कि भाई इसका कोई काट नहीं है। अब एक तरह से लोग घबरा गए थे, लेकिन जब देखते हैं कि हाँ मेरे बेटे के अंदर में अब पहले से अब अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, रंगत भी अब थोड़ा सा पहले से साफ दिख रही है, तो लोग एक तरह से खुश भी नज़र आते हैं। अब बेटा जब हंस रहा खेल रहा है तो परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं। पूछते हैं उनसे कि विनोद पहले से तुम्हें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? तब विनोद कहते हैं कि हाँ आप लोग चिंता मत कीजिए, अब कुछ ही दिनों के बाद में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। परिवार के लोग और क्या चाहिए, खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा बेटा बोल रहा है तो ज़रूर इसको फ़र्क हुआ है। तभी तो आखिरकार जैसे तैसे अब 15 दिन काटना बड़ा भारी पड़ रहा था, और अपने दोस्तों के महफिल में जाते थे, ड्रिंक नहीं करते थे कभी भी, लेकिन वो शामिल होते थे, हंसी मजाक का दौर होता था। और तब जब उनका दोस्त दारू नहीं पिए हुए था, जब ये स्टार्ट हो रहा था पार्टी, और उसी वक्त मुझसे पूछते हैं कि दोस्त तेरे से एक बात पूछना था। दोस्त कहता है कि हाँ विनोद पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब वही विनोद कहते हैं कि तूने उस दिन दारू पीने के बाद में जब नशे में हो गया था, तू मुझे एक बात सलाह दिया था कि तू प्रेतात्मा से जाके मिल, तेरा समस्या वो समाधान कर सके। तूने कभी प्रेतात्मा को देखा है? उनका जो दोस्त था अब विनोद जी की तरफ देख रहा था, कहने लगा हंसते हुए कि मैंने तो नहीं, लेकिन एक मेरे दोस्त के साथ में ऐसी घटना हुई थी। तब वो छोटी सी कहानी वो बताने लगता है। कहने लगा कि ऐसे ही जैसे तेरे 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 शरीर के अंदर में ऐसा बदलाव हुआ था, जैसा तेरे शरीर सही नहीं हो पा रहा था, उसके साथ भी ऐसा था। तब किसी तांत्रिक ने, जो पहुँचे हुए तांत्रिक थे, वो बताए थे
कि देखो इसका इलाज एक प्रेतात्मा ही कर सकती है। तब मैंने वो नशे में आपको सलाह दिया था। क्या आप ये करने की सोच रहे हो क्या भाई? विनोद जी कहने लगे, नहीं भाई, मुझे तो प्रेतात्माओं से डर लगता है। तब उनका दोस्त कहने लगा कि डर तो लगता है भाई, मैंने भी कभी प्रेतात्मा को देखा नहीं है, मुझे आज भी डर लगता है। रात के अंधेरे में मैं कहीं दूर जाता हूँ, आसपास में कोई नहीं होता, तो लगता है कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा हो, डर जाता है। फिर आप बात को बदल देता है, हंसी मजाक चलने लगता है। तब विनोद जी समझ जाते हैं कि हाँ, ये जो बात बोला है ये अपने मन से नहीं, ज़रूर कोई तांत्रिक से सुना था और उसकी कहानी को समझ गए थे। और उनको लगा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। और ये हो सकता है कि जब मैं अगली बार जाऊँ तो वो प्रेतात्मा लड़की मेरी मदद करे और मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दे। आखिरकार 15वें दिन उसी जगह पर पहुँचते हैं, पूरी तैयारी से खान पान लेकर के, और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा लेकर जाते हैं ताकि उस आत्मा को खुश कर सकें। और उस जगह पहुँच करके फिर वही 12 बजे के आसपास आवाज़ देते हैं। और फिर वही प्रेत आत्मा लड़की उनके पास में आती है, आके बैठ जाती है और भोजन को ग्रहण करती है। और इसके बाद कहती है कि आज मैं इतना पावरफुल अपने आप को बना लिया ताकि मैं उस आत्मा से लड़ सकूं, तुम चिंता मत करो, लेकिन देखो इसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा और तुम मुझे इजाज़त दोगे और तभी मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जा सकती हूँ, अपने आप नहीं जा सकती। तो क्या तुम मुझे इजाज़त दे दोगे? डर गए थे विनोद जी, कहने लगे कि आप बाहर से नहीं निकाल सकती उसको। तब प्रेतात्मा कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे शरीर में जाना पड़ेगा और तब मैं उसको तुम्हारे शरीर के अंदर से भगा सकती हूँ। आखिरकार विनोद जी को लगा कि लड़की तो ठीक ही कह रही है, चलो इजाज़त देते हैं, और इजाज़त दे देते हैं। इजाज़त देने के बाद अब वो प्रेतात्मा लड़की उनके शरीर में, अब उनको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जब वह प्रवेश करती है तब उनको एक झटका सा लगता है, जैसे बहुत सारा हाई वोल्टेज उनके शरीर में घुस चुका है। कुछ देर के लिए अपने आप को ऐसे ही महसूस करते हैं, दर्द होता है शरीर के अंदर में, जैसे बिजली के तरंगे दौड़ रही हैं। अब फिर शांत हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर जो देखते हैं ना, तो सामने में एक काली कलोठी बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसकी आंख लाल लाल, चेहरा बदसूरत, और उसको देख करके बहुत डर जाते हैं। उस आत्मा लड़की को आवाज़ देते हैं कि क्या ये वही है जो हमारे अंदर में बैठी हुई थी? आत्मा जो थी ना, आत्मा लड़की, उनको दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी आवाज़ उनके अंदर से सुनाई देती है, जैसे उनके अंदर में अभी तक है। कह रही, हाँ यही तो थी, यही, इसी ने तुम्हारा शरीर को ऐसा हाल किया था, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर अब लौट सकते हो। उनको लगा कि प्रेतात्मा लड़की निकल चुकी उनके शरीर में, लेकिन वो प्रेतात्मा लड़की एक बार उनके शरीर में घुसी ना, दोबारा निकली नहीं। अपने घर पहुंच जाते हैं, बड़े आराम से खुश होते हैं, रात को सोते हैं और सुबह उनका मन बिल्कुल प्रफुल्ल होता है। जो बीमारी था अब तो निकल चुका था। बड़ा खुश होते हैं और अपने परिवार को बताते हैं, ये सब घटना नहीं कि मैं पहले से बिल्कुल अब सही हूँ, अब कोई ऐसा तकलीफ मुझे नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिन में बिल्कुल पहले जैसा हो जाऊँगा, खान पान पर अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमारा लड़का बोल रहा है तो सही ही होगा। खाने पीने के बाद में अपना ध्यान रखते हैं। अब फिर रात आती है, रात आने के बाद में अब वो सोए हुए रहते हैं और तभी उनको कोई जगा रहा है। नींद खुलती है तो वही प्रेतात्मा लड़की उनके पास में बैठी हुई बिस्तर पर और उनको उठा रही है कि लाओ मुझे मेरा भोग दे दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे इस चीज़ का ज़रूरत है। जब उसको देखते हैं ना तो एकदम भयभीत हो जाती हैं, अरे आप इस टाइम यहाँ पर? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर में हूँ, मैं तुमसे अब दूर नहीं जा सकती, मुझे अब तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मैं अपने आप तुम्हारे शरीर से मैं घुस तो गई, लेकिन मैं निकल नहीं सकती, मैं तुम्हारे आसपास से मैं दूर नहीं जा सकती। अब एक तरह से मैं यहाँ पर आकर के फंस चुकी हूँ। जब सुनते हैं ना विनोद जी, एकदम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं इस टाइम तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से ले आऊँ?
तब वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, इस टाइम नहीं है, लेकिन मैं भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। जो भी तुम्हारे पास में है कुछ न कुछ तो ले आओ। आखिरकार उस लड़की की जिद के आगे अपने रसोई में जाते हैं। जो भी बचा कुचा खाना होता है और कुछ मर मिठाई होती है उठा के लाते हैं और उसको खिलाते हैं। आप फिर बड़े प्यार से पूछते हैं कि आप मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन आप निकलेंगे कैसे? आप अभी तक मेरे शरीर के अंदर में क्यों हैं? तब वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपने आप नहीं निकल सकती। अब तुम्हें तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो तंत्र मंत्र का माहिर हो, तब वो मेरे शरीर से मुझे निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर से। विनोद जी अब तो पूरे फंस गए थे। एक प्रेतात्मा को अपने शरीर से निकालने के लिए एक प्रेतात्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवाया, इजाज़त दिया, और वो प्रेतात्मा उनके शरीर में फंस के रह गई थी। बस उनके आसपास में रहना चाहती थी। वो कह रही थी कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। अब ये बात कहें तो किससे कहें? आखिरकार अपने परिवार वालों को अगले दिन बताते हैं पूरी कहानी। परिवार वाले उन पर नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन समझाते हैं कि देखो पापा, जो दुष्ट आत्मा थी मेरे शरीर से निकल चुकी है, ये सब कुछ किया धरा हमारा उसी प्रेमिका का है जिसे मैं शादी करना चाहता था। आखिरकार परिवार के लोग शांत होते हैं। तब कहते हैं कि अब इसका क्या उपाय है, इस प्रेत आत्मा को कैसे निकाला जाए। तब वो बताते हैं कि कोई अच्छा सा तांत्रिक को बुलाओ, और मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, सब कुछ इसी घर में होगा। आखिरकार उनके पिता अब एक तांत्रिक को बुला के ले आते हैं। तांत्रिक को सब कुछ समझा देते हैं। तांत्रिक कहता है कि मैं निकाल दूंगा, चिंता की बात नहीं है, और वो निकाल भी देता है। तंत्र मंत्र से उस लड़की को निकाल भी देता है। फिर विनोद जी जैसे थे अब पहले की तरह हो जाते हैं। लेकिन उनके माँ बाप फिर मुंबई जाने नहीं देते हैं। कुछ महीनों के बाद में जब स्वास्थ्य हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तब उनकी शादी कराया जाता है कि जो कुछ करना है अपने घर पर इसी जगह पर करो। यहाँ आसपास में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर तुम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। विनोद जी को ये फैसला अपने माँ बाप का जो लिया हुआ था उनको अच्छा लगा। फिर अपना आसपास ही किसी शहर में वो काम अपना शुरू कर दिए, और आज बिल्कुल स्वस्थ है, किसी चीज़ का उनको कमी भी नहीं है। ना वो प्रेत आत्मा दोनों को दोनों जो काली कलूटी थी कभी उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं किया। और जो प्रेतात्मा जो भली आत्मा थी जो उनके शरीर में आ चुकी थी और उसको निकाल चुकी थी, वो भी उनके आसपास कभी भी नहीं दिखाई दी। लेकिन उस प्रेत आत्मा को अब एक तरह से धन्यवाद करते थे। जब भी वो कहानी उनको याद आती है तो बताते हैं कि मैं उस प्रेतात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरा कष्ट को उन्होंने दूर कर दिया था। नहीं तो मैं तो ज़िंदगी से निराश हो चुका था कि क्या मैं स्वस्थ भी कभी हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कैसी लगी विनोद जी की भेजी हुई घटना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, कोई अपनी आप बीती हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी घटना को मुझे आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।